हेलो बच्चा पार्टी। द ओरिएंट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनमोल रतन श्रीवास्तव आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हमें जो स्टडी करनी है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप स्टडी करनी है। आपने बायोसेवर्ट लॉ तो पढ़ा होगा ना। बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है? पहले तो हम बायोसेवर्ट लॉ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बायोसेवर्ट लॉ होता क्या है ना। बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। बायोसेवर्ट बायोसेवर्ट लॉ, ये बायोसेवर्ट लॉ जो होता है ना, ये होता है किसी भी स्मॉल लेंथ के जो वायर है ना, चार्ज वायर है, या किसी भी स्मॉल लेंथ का जो करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करता है। बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है? अगर अपने पास मान लिया एक छोटा सा लेंथ का एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस आई करंट वाले वायर के समथिंग डिस्टेंस आर पे अगर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये कौन बताता है? बायोसेवर्ट लॉ, है ना। बायोसेवर्ट लॉ बताता है कि कोई भी स्मॉल लेंथ का वायर है और उस वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रही है, तो उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बायोसेवर्ट लॉ। सपोज ये पॉइंट पी है और आर डिस्टेंस पर, और ये एंगल कितना है? थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना, वो इस वायर के लेंथ के, अगर हमने इस वायर का लेंथ कितना ले रखा है? डीएल ले रखा है, ठीक है। वायर के लेंथ की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और साथ ही साथ इस करंट के भी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। और ये एंगल जो है ना, इसके साइन के भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। साइन थीटा की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, इस वायर और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको इकट्ठा अगर एक साथ हम कंबाइन करें, तो अपने पास क्या हो जाएगा? डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये फार्मूला हो जाता है एक स्मॉल लेंथ वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जहाँ पे म्यू नॉट क्या है? ये म्यू नॉट होता है परमियाबिलिटी। क्या होता है? परमियाबिलिटी होती है, ठीक है। परमियाबिलिटी होती है ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस, ठीक है बच्चे। तो ये बायोसेवर्ट लॉ होता है। बायोसेवर्ट लॉ जो होता है ना, ये हमेशा स्मॉल लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। इसका जो वैल्यू होती है ना, वो स्मॉल लेंथ ऑफ वायर की वजह से होती है, स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। बायोसेवर्ट लॉ हम तभी यूज करेंगे जब अपने पास वायर की लेंथ क्या होगी? स्मॉल होगी। ध्यान रखिएगा ये चीज, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है। अगर वायर की लेंथ जो है ना, वो बहुत लार्ज हो जाएगी, तो वहां पे बायोसेवर्ट लॉ को आप अप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। बायोसेवर्ट लॉ के लिए जो लेंथ है ना, वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अपने को ये चीजें फाइंड करनी है। इसका एक एप्लीकेशन भी समझ सकते हो आप कि बायोसेवर्ट लॉ का ये एप्लीकेशन है ना। अपने पास एक वायर है जिसको मोड़ करके मैंने क्या बना लिया? सर्कुलर फॉर्म बना लिया है। और इस वायर में सपोज आई करंट फ्लो हो रही है। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा 100%। इसके चारों तरफ इस तरीके से, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे ही यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट यहाँ पे पी है। इस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू लूप। इस पूरे के पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से इस पॉइंट पी पर अपने को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने किया क्या है? यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे डीएल कट कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर छोटा सा लेंथ रहेगा तभी हम बायोसेवर्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक लार्ज अमाउंट के या लार्ज लेंथ के जो वायर होंगे उन पे हम बायोसेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा लेंथ डीएल कट कर लिया, और इस डीएल की वजह से हम इस पी पर पहले क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस डीएल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन ये देखो, इधर लिखा हुआ है डीबी होगा, है ना। डीबी इधर की तरफ। अगर इसके हम कंपोनेंट करें तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। हमने लेट कर लिया, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 - 5, क्योंकि ये 90 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? 90 - 5। आपको पता है ये पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री।
ये 90 और ये 90 माइनस 5, तो ये बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये ध्यान से देखो, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन मतलब 180 हो जाएगा, और 180 किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 प्लस 90 प्लस 90, और इस एंगल को हमने x मान लिया तो प्लस कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 और 90 180, 180 180 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने को? x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके हम कंपोनेंट करें तो ये क्या हो जाएगा? db cos 5 और ये हो जाएगा db sin 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा db cos 5 और db sin 5। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है, ये दो पार्ट्स में क्यों किया है? देखो बच्चे ध्यान से, अगर यहाँ पे हमने छोटा सा लेंथ लिया तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो इधर की तरफ मिल रही है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी छोटा सा लेंथ ले सकते हैं और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इधर की तरफ मिली, है ना। अब दोनों के हमने जब कंपोनेंट डिवाइड किए तो हमें मिला, एक कंपोनेंट ये मिला और एक कंपोनेंट ये मिले इसके, और इसके कितने मिले? एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। तो ध्यान से अगर देखें हम यहाँ पे, तो db sin phi और ये db sin phi एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और अपने को जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना, वो db cos phi की वजह से मिलेगा। अब आपके पास ऑप्शन दो है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप यहां से लेकर के यहां तक का एक बार निकालो मैग्नेटिक फील्ड, और फिर यहां से यहां तक का एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तब तो आपको ये db cos phi और db cos phi दोनों को लेकर के अलग अलग और सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप निकालना चाहो तो अगर इतने सिर्फ लेंथ की वजह से निकालो, और इस पूरे लेंथ को आप जीरो से लेकर के इसके पूरे सरकमफेरेंस तक क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, तो आप एक सिंगल db cos phi से काम चला सकते हो, क्योंकि इतने की वजह से जो मिल रहा है वो सिर्फ इतना मिल रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये टर्म ये वाला इसकी वजह से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ इसकी वजह से मिलेगा, है ना। इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कैसे? ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ठीक है। पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चे? आपको पता है पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? db इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? db cos phi, है ना। db cos phi, db cos phi, क्योंकि ये जो साइन वाला कंपोनेंट होगा ना, साइन वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप बोलोगे ये cos phi क्यों नहीं लिया? ये cos phi अगर लेंगे तो हमें इसको दो पार्ट में करना पड़ जाएगा इंटीग्रेशन, और हम दो पार्ट में करना नहीं चाहते हैं ना। हम एक ही बार में करना चाहेंगे, इसको जीरो से लेकर के 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, सिंगल से मेरा काम चल जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने एक कंपोनेंट को लिया, और इसको ये कैसे ये पोर्शन हटा है इसलिए हमने इसको शो ऑफ कर दिया, ठीक है। डॉटेड डॉटेड इसीलिए दिखाया गया है। तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में हमने क्या कर दिया? db इज इक्वल टू क्या होगा? db cos phi, इसको नाम दे दिया इक्वेशन, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है सिंस बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? सिंस db इक्वल्स टू क्या होता है? बायो-सेवर्ट लॉ अभी मैंने आपको बताया, db इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, तो फ्रॉम 1 से मैं क्या ले सकता हूँ? फ्रॉम 1 से, है ना, db इक्वल्स टू, और db की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा के बारे में थोड़ा सा बात करें बच्चे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा इस आई करंट और डीएल के बीच का एंगल है, लेंथ और आई करंट के बीच का एंगल है। इस पोजीशन पे अगर हम ध्यान दें तो ध्यान से देखो, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ना, वो लेंथ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऊपर की तरफ है, जो डीएल है वो ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, है ना। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 1 को हमने लिखा नहीं तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कितना है? इक्वल टू साइन 90 डिग्री, है ना। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई।
क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और आपका जो लेंथ कंपोनेंट है उसका एरिया किधर हो गया, इधर ऊपर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। इस वजह से यहाँ पे साइन थीटा 90 डिग्री हो गया। तो dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को जब मैंने यहाँ पे रखा तो ये, अरे इस चीज को मैंने पहले ही लिख दिया बच्चे, है ना। थोड़ा सा इसको, एक मिनट, ये चीज कॉस कंपोनेंट मैं लिख लूं। यहाँ पे फिर क्या बचेगा, कॉस फाई ना, यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई। यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ध्यान से देखो बच्चे, हम इस छोटे से लेंथ dl की वजह से हम पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना मिला मुझे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल अपन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई, है ना। अब कॉस फाई की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, ध्यान से देखो, हमने ट्रायंगल लिया ओ क्यू, इसको नाम दे दिया कोई, सपोज ये है अपने पास एम, ठीक है, ट्रायंगल ओ एम पी में, ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम पी में, है ना, ओ एम पी में, इस ट्रायंगल में cos फाई हम ले, cos फाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos फाई की वैल्यू ले ले हम, ठीक है। ये एंगल अगर है तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है a और हाइपोटेनस कितना है r है, तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos फाई इक्वल्स टू, बेस कितना है बच्चे, बेस है अपने पास a और हाइपोटेनस कितना है r है, तो a बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना, cos फाई की वैल्यू। तो फ्रॉम 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 से, ठीक है बच्चे, फ्रॉम 2 से हम लिख सकते हैं dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई की जगह लिख सकते हैं ए बाई आर, है ना। तो और ये अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई ए डी एल अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब ये हमें मिल गया इस छोटे से लेंथ dl की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब मुझे निकालना है इस जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक, इसका पूरा सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होता है ना, और यहाँ पे आर नहीं है, क्या है, ए है। तो जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक का पूरा वायर की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, है ना, ड्यू टू सर्कुलर वायर, है ना, सर्कुलर वायर, इस सर्कुलर वायर की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से, ध्यान से देखो, जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक, है ना, क्योंकि पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई ए, जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक, है ना। और dB की वैल्यू क्या आई है, dB की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डी एल अपॉन आर क्यूब, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डी एल अपॉन आर क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है बच्चे, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है क्योंकि a रेडियस है, और r भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस फिक्स है ना, आर क्यूब भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, और अपने पास क्या बचेगा है, जीरो से लेकर के 2 पाई ए तक, है ना, dl, है ना। dl का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, dl का इंटीग्रेशन l होता है ना, तो dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको मैं इंटीग्रेशन बता दूं, इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने अपलोड किया है वहां पे, अगर dx लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है x, ठीक है, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होती है, x होती है, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई, और ये अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई ए अपन आर क्यूब, और इस dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और लिमिट क्या लग जाएगा, 0 से 2 पाई a तक, है ना। अब भैया 2 पाई लिमिट रखने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई ए अपन आर क्यूब, अरे आई ए अपन आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई ए अपन आर क्यूब, और जब अपर लिमिट रखेंगे तो एल की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई ए माइनस 0, है ना। तो ध्यान से देखो, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 2 1 जा 2,
2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। और अपने को फाइनली वैल्यू क्या मिल रही है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 2, है ना, आई ए स्क्वायर अपन आर क्यूब, ठीक है। आई ए स्क्वायर, ध्यान से देखो ए यहाँ पे बचा हुआ है ना, आई ए स्क्वायर अपन आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। एक अपने पास वैल्यू तो ये हो गई बी की, ठीक है। दूसरा कंडीशन अपने पास ये है कि ध्यान से देखो आर की हम वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, ये आर जो है हाइपोटेनस है ना, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, और बेस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या ले सकते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 2 आई ए स्क्वायर अपन आर की पावर 3 है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है भैया, पावर देखो अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, और यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला अपने पास ये हो गया कि अगर कोई सर्कुलर लूप है जिसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो x डिस्टेंस पर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है ये तो आपने इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पे निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई म्यू नॉट अपन 2 आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर अगर मैं इस x वाले डिस्टेंस को मैं ला करके सेंटर पे रख दूं, इसके सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो बच्चे, अगर सेंटर पे आएंगे ना तो ये एक्स वाली डिस्टेंस 0 हो जाएगी, है ना। तो एट सेंटर की अगर हम बात करें, फॉर सेंटर, फॉर सेंटर, है ना, सेंटर की अगर हम बात करें मतलब ओ पॉइंट पर, है ना, जो ये पॉइंट ओ है ना, इस सेंटर की बात करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, म्यू नॉट अपन 2 आई ए स्क्वायर अपन, ध्यान से देखो भैया ये x 0 हो जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, और स्क्वायर का ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अपने पास क्या, a की पावर 3, और ये फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे, है ना। और अपने पास बचेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 2 आई अपन ए हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट सेंटर, है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2a, ठीक है। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, एक बार वीडियो को जल्दी से रिकॉल करते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप की वजह से अपने को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। यूज किसका करना था, बायो-सेवर्ट लॉ का। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, ये एक स्मॉल लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है। हमने लेट किया कि हमारे पास एक डीएल लेंथ का एक स्मॉल वायर है जिसकी वजह से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो कि थीटा एंगल पर है। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आई वो क्या आई, म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यूज क्या करना है, बायो-सेवर्ट लॉ। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ डीएल कट कर लिया और इसकी वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आए, फिर इसके हमने कंपोनेंट डिवाइड कर लिए। अब इसी तरीके से हम यहाँ की वजह से अगर दिखाना चाहे तो अपने को यहाँ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इधर मिलेगी। इसका एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला है वो इसकी परपेंडिकुलर को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन एक्चुअल में हम इसकी वजह से नहीं निकाल रहे हैं, हम एक्चुअल में इस व्हाइट वाले की वजह से निकाल रहे हैं। क्योंकि हम इसको अगर निकालेंगे दोनों की वजह से तो मुझे हाफ हाफ दो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं एक ही बार इंटीग्रेशन करना, तो इसको हम एक सिंगल की वजह से निकालेंगे और 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा का पूरा एक साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, डन है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला पी पर, किसकी वजह से, इस छोटे से लेंथ की वजह से, जो कि अपने पास वैल्यू आई वी नॉट अपन 4 पाई आई ए डी एल अपन आर क्यूब। अब मैं टोटल की वजह से निकालना चाहता हूँ तो इसको मैंने 0 से लेकर के 2 पाई ए तक इंटीग्रेट कर दिया, और अपने को टोटल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आई, म्यू नॉट अपन 2 आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। लेकिन अगर हम सेंटर की बात करें तो ये एक्स जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 रखा तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, है ना। तो इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।